हम देख रहे थे बस भाषा की परिभाषा हमने देखी है और भाषा की परिभाषा देखने के बाद भाषा की परिभाषा की कई विशेषता थी, लेकिन आज हमें देखना है कि इन भाषा की परिभाषा देखने के बाद यानी भाषा की विशेषताएं महत्वपूर्ण है। तो भाषा की विशेषता क्या होती है? तो भाषा की विशेषता लगभग 21 मानी गई है और भाषा की परिभाषा की विशेषता यानी 9 मानी गई है और भाषा की विशेषता यानी 21 है। जैसे भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक वस्तु है, भाषा परंपरागत है, भाषा सर्वव्यापक है, भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है, भाषा चिर परिवर्तनशील है। भाषा कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, हर एक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है, प्रत्येक भाषा की अपनी अलग रचना होती है। हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत भाषा के अन्य लोगों से थोड़ी बहुत भिन्न होती है। भाषा के परिवर्तन या विकास या भाषा का परिवर्तन या विकास कठिनता से सरलता की ओर होता है। भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है। भाषा संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर जाती है। भाषा नवीन परिस्थिति के अनुकूल ढल जाती है। भाषा में द्वंद्व स्वरचना होती है। भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न एवं अखंडित है। भाषा का प्रवाह सामाजिक दृष्टि से स्थिर होता है। भाषा पहले उच्चारित रूप में परिवर्तित होती है। भाषा सहज और नैसर्गिक क्रिया है। ऐसे कुल मिलाकर यानी भाषा की जो विशेषताएं है वो 21 मानी गई है। उसकी पहली जो है भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। पैतृक यानी क्या है? यानी जैसे माता पिता से जैसे हमें मिलती है उसे पैतृक कहते हैं। यह हमारी पैतृक संपत्ति है ऐसे हम कहते हैं। तो वो पैतृक संपत्ति कौन सी जमीन जायदाद या जैसे हमें यह शरीर भी मिला है वो पैतृक संपत्ति है। माता पिता से ही हमें मिला है, उसके लिए हमें स्वयं कोई कष्ट करना पड़ा है क्या? कुछ भी नहीं है, वो माता पिता ने ही हमें दिया है। जमीन जायदाद देते हैं, ये सब कुछ पैतृक आता है। तो उसी तरह वह कहते हैं भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। एक भाषा हमें मिलती है पैतृक संपत्ति के रूप में, जैसे उसे कहते हैं मातृभाषा। यानी मातृभाषा यानी जैसे माँ की बोली भाषा कहते हैं या माँ की भाषा, यानी बच्चा जो सीखता है यानी माँ की पेट में भी कब वो भाषा सीखता रहता है तो वह सुनता रहता है लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकता है। तो ऐसे माँ की भाषा यानी मातृभाषा जैसे हम कहते हैं। लेकिन दूसरी भाषाएं जो है हमें ग्रहण करनी पड़ती है। तो पैतृक संपत्ति नहीं है। पैतृक संपत्ति उसे कहते हैं जो अनायास पुत्रों को माँ बाप से मिल जाती है, लेकिन पिता की भाषा पुत्र को पैतृक संपत्ति की भांति अनायास ही प्राप्त होती है। ऐसी बात नहीं है। अगर पैतृक संपत्ति ऐसे हम मानते हैं तो समाज में या दुनिया में कोई भी गूंगा नहीं होगा। यानी गूंगे भी लोग जन्म ले लेते हैं, वो कुछ बोलते नहीं है। तो सभी को माता पिता से मिलता है तो वह गूंगे निर्माण नहीं होते होंगे। तो इसी कारण से सीखना पड़ता है। जैसे छोटा बच्चा है उसके सामने जाकर 2-3 महीने हो जाते हैं तो उनके सामने हम जाकर बोलते हैं तो जैसे जैसे हमारे चेहरे के हावभाव हमारे ओष्ठों के हावभाव होते हैं उसी तरह वो बच्चा बोलने की कोशिश कर देता है। उसके सामने आसपास हम कुछ बोलेंगे नहीं
तो वह कुछ भी सुनेगा भी नहीं और कुछ बोलेगा भी नहीं। इसी कारण उस बच्चों के आसपास उसके साथ बातचीत करनी पड़ती है, तब वो बोलने की कोशिश कर देता है। उसके लिए बहुत सारे प्रयोग भी लोगों ने कर दिए हैं। कई बच्चों के जन्म होने के बाद ही उसे उठाकर अस्पताल से उठाकर कई भेड़ियों के बीच में रखा गया, कई जानवरों के बीच में रखा गया, तो उसी तरह की भाषा बोलने लगते हैं, उसी तरह का उनका यानी सारा व्यवहार चलता रहता है। तो यानी क्या है, यह पैतृक संपत्ति नहीं है, वह अर्जित संपत्ति है। यानी जैसे उसे हमें कष्ट से प्राप्त करना पड़ता है। हिंदी बोलने वाले माता पिता का बेटा बेटी हिंदी ही बोले यह आवश्यक नहीं है। यानी मान लीजिए कि वह बेटा बचपन में ही इंग्लैंड चला गया और वहां बड़ा हुआ, तो वह लड़का स्वाभाविक ही अंग्रेजी बोलेगा। यानी जैसे हम कहते हैं माता पिता हिंदुस्तानी हैं और वे यानी कामकाज की वजह से विदेश में जाकर बसे हैं, तो यानी मातृभाषा उसे माँ से मिलेगी, लेकिन वहाँ की जो भाषा है उसे ग्रहण करना पड़ता है। इसी कारण जैसे इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, फ्रेंच हो, कहीं भी जाकर बसेंगे तो वहाँ की भाषा उसे सीखना पड़ता है, तो वही उस भाषा में वो बोलने लगता है। तो मातृभाषा घर में इस्तेमाल करते होंगे तो वो मातृभाषा सीखेगा। अगर वह वही जाकर वे रहने वाले लोग हैं उस भाषा में, वहाँ की स्थानीय भाषा में बोलेंगे, तो बेटा उसी भाषा को ही ग्रहण करेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो हिंदी प्रदेश के है, हिंदुस्तान के है, इसी कारण उन्हें हिंदी सीखना चाहिए, हिंदी ही बोलना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसी तरह यदि किसी भारतीय बच्चों को फ्रांस में बचपन से ही पाला जाए तो वह हिंदी या हिंदुस्तानी ना समझ पाएगा या नहीं बोल पाएगा। उसे कहीं फ्रेंच में, जापान में उसे पाला पोसा जाएगा, जन्म उसका हिंदुस्तान में है, लेकिन जब वो हिंदुस्तान की भाषा सीखने के समय वो विदेश जाकर रहता है तो वो वही की भाषा सीखेगा, हिंदुस्तान की भाषा नहीं सीखेगा। उन बच्चों की मातृभाषा फ्रांस ही होगी। कुछ वर्ष पहले अस्पताल में एक 12 साल का लड़का लाया गया था। वह लड़का मनुष्य के तरह बोल नहीं सकता था क्योंकि उसे बचपन में ही भेड़िया उठा ले गई थी। तब से वह बच्चा उसके साथ था। बच्चों में सभी आदतें यानी भेड़ियों की थी। बच्चे की मुंह से निकलने वाली ध्वनियां भी यानी भेड़ियों जैसे निकलती थी। यदि भाषा पैतृक संपत्ति होती तो वह अवश्य ही वह मनुष्य की तरह यानी बोल सकेगा। तो ऐसे यह जो है तो यानी पैतृक संपत्ति होती तो वो बच्चा हो या जैसे देश विदेश में जाकर बसने वाले लोग हैं उनके बच्चे भी यानी वो अपने माता पिता की भाषा ही सीखते होंगे या उस भाषा में ही अपना चाल चलन करते होंगे, बोलते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जहाँ उनकी परवरिश होती है वह की भाषा यानी वो सीख लेते हैं। भाषा अगली विशेषता जो है भाषा अर्जित संपत्ति है, उसे हम ग्रहण करते हैं। अर्जित यानी अर्जन करना, जैसे हम यानी खाना खाते हैं उसी तरह हम महत प्रयास से दूसरी भाषा सीखते हैं। अपनी भाषा भी हम बोल सकते हैं लेकिन लिखने के लिए प्रयास करके हमें लिखना पड़ता है, सहजता से हम लिख नहीं सकते हैं, तो उसे सीखना पड़ता है यानी बार बार उसे रटना पड़ता है। रटने के बाद ही हम उस भाषा को ग्रहण कर सकते हैं। यानी सबसे कठिन जो है लिखना, यानी बोलते हैं तो कोई समस्या नहीं आती, लेकिन हम उसे लिखने के लिए जब बैठ जाते हैं तो बहुत कठिन होता है कि कैसे लिखे। यानी हर एक चीज को, हर एक विचारों को हम लिख नहीं सकते हैं, तो लिखने के लिए भी कष्ट करना पड़ता है। भाषा अर्जित संपत्ति है, जो पैतृक नहीं संपत्ति नहीं होती वह अर्जित होती है। भाषा भी अर्जित संपत्ति है, मात्र मनुष्य जिस प्रकार आँख, कान, नाक, मुख आदि लेकर जन्म लेता है उसी प्रकार मनुष्य भाषा लेकर पैदा नहीं होता। जैसे मैंने कहा था
कि यानी ये शरीर भी है वो पैतृक संपत्ति है, यानी यह माता पिता से हमें मिलता है, यानी हाथ मिलते हैं, पैर मिलते हैं, नाक मिलता है या आंखें मिलती है, ये सब कुछ मिलता है, वो लेकर हम जन्म लेते हैं। लेकिन भाषा लेकर हम जन्म नहीं लेते हैं, ऐसा कई लोगों का दावा है। तो भाषा हमें सीखनी पड़ती है, हर एक बच्चा हो उसे सीखना पड़ता है, अपने आप सीखना पड़ता है। मनुष्य में पशुओं की अपेक्षा इतनी विलक्षण विशेषता होती है कि मनुष्य भाषा सीख सकते हैं। मनुष्य और प्राणी में क्या अंतर है? मनुष्य सोच सकता है और मनुष्य बोल सकता है। तो इसी कारण जो है मनुष्य यानी भाषा को सीख सकता है। इसी कारण जैसे हम परिभाषा देख रहे थे, उसी समय एक विद्वान ने कहा मनुष्य बहुत चतुर है। चतुर बुद्धि के कारण उन्होंने भाषा की निर्मित की, ऐसा कहा गया था। तो इसी कारण मनुष्य में इतनी विलक्षण विशेषता है कि वह भाषा सीख सकता है। अर्थात मनुष्य में भाषा सीखने की नैसर्गिक शक्ति होती है। भाषा हम कैसे सीखते हैं? पहले श्रवण से और फिर यानी बोलने की, पहले सुनते हैं और फिर बोलने की कोशिश करते हैं, तो उसे भाषा सीखते हैं। अपनी मातृभाषा छोड़कर हम दूसरी भाषा सीखते हैं, तो उसी समय भी पहले हमें श्रवण करना पड़ता है, सुनना पड़ता है और फिर लिखने की आदत डालनी पड़ती है। दोनों तरफ से हम करते हैं, तब हम उसमें यशस्वी हो जाते हैं। भाषा समाज या वातावरण से अर्जित करने के कारण हिंदी भाषी माँ बाप का बेटा अंग्रेजी भाषी बन सकता है। यानी जैसे भाषा समाज या वातावरण से सीखने के कारण हम देखते हैं कि यानी हिंदी भाषा के माता पिता का बेटा अंग्रेजी भी सीख सकता है। यानी यहाँ क्या है कि हम यानी दूसरे ने समाज से हम भाषा सीखते हैं, समाज में हम देखते हैं। तो ऐसे जो है यानी भाषा आसपास के लोगों से अर्जित की जाती है। जैसे बाहर समाज की भाषा अलग होती है, परिवार की भाषा अलग होती है। तो यानी समाज से भी बच्चा सीखता है। जब घर से बाहर जैसे हम देखते हैं कि आज 3 साल में ही बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, घर में कोई झगड़ते नहीं है, घर में कोई गाली गलौज नहीं होती है, फिर भी बच्चा स्कूल जाता है तब गालियां देना सीख लेता है। यानी क्या है, तो वहाँ के बच्चे जो गालियां देते हैं वो सुनता है और इसी कारण तो माता पिता अवाक हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और घर में तो ऐसा वातावरण नहीं, ये कहाँ से सीख रहा है? या खेलने के लिए बाहर जाता है उसी समय सीखता है, या स्कूल या पाठशाला में सीखता है, ये संशोधन का विषय हो जाता है। तो ऐसे जो है समाज से हम सीखते हैं, समाज का बाहर निरीक्षण करते हैं, तब उसमें बहुत कुछ हमें मिल जाता है। इसी तरह इसलिए यह पैतृक न होकर अर्जित संपत्ति है। यानी भाषा जो है हम बाहर से दूसरे लोगों से सीखते हैं, इसी कारण भाषा पैतृक नहीं तो भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा सामाजिक वस्तु है, यानी हर किसी एक भाषा पर किसी एक व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है समाज का। यानी जैसे हम देखते हैं कोई जाति की अपनी भाषा होती है, तो जाति यानी एक व्यक्ति नहीं है, उसमें अनेक व्यक्ति सम्मिलित होती है, तो इस जाति का उस पर अधिकार जरूर होगा, लेकिन किसी एक विशिष्ट व्यक्ति का उसमें अधिकार नहीं होता है। इसी कारण भाषा सामाजिक होती है। समाज यानी क्या होता है, अनेक लोगों से बना हुआ ये समाज होते हैं और समाज के व्यक्ति होते हैं। व्यक्ति जब भाषा का अर्जन करता है तब सवाल यह होता है वह भाषा कहाँ से अर्जित करता है। इसका एकमात्र उत्तर है समाज से। भाषा पूर्णतः प्रारंभ से अंत तक समाज से संबंधित होती है। तो यह भाषा जो है जैसे हम देखते हैं, तो यानी हम भाषा समाज से सीखते हैं, समाज से अर्जन करते हैं, और वह यानी व्यक्ति समाज से जीवन के प्रारंभ से जीवन के अंत तक समाज से ही यह भाषा सीखता रहता है। भाषा समाज में
आपसी संपर्क से उत्पन्न हुई है। यानी समाज कौन होता है? समाज में एक व्यक्ति नहीं होता, समाज में अनेक व्यक्ति होते हैं और उस व्यक्ति के संपर्क से यह भाषा निर्माण होती है और यह उस समाज के लोग उस भाषा का प्रयोग करते हैं। इसी कारण उस समाज की वह भाषा बन जाती है। इसी कारण उसको यानी उसे समाज की भाषा या सामाजिक ऐसा कहा जाता है। उस सामाजिक प्रयोग के कारण ही विकसित होता है। जब जीवित रहता है वह जीवित रहता है। इस प्रकार भाषा का पूरा जीवन, उत्पत्ति, विकास समाज से संबंधित है। यानी भाषा की उत्पत्ति, भाषा का विकास यानी वह समाज से संबंधित होता है। यानी भाषा उत्पत्ति संबंधी जो विविधवाद है उसमें यही दिखाई देता है कि कैसे भाषा निर्माण हो गई और समाज के लिए क्यों, डिंगडंग की उत्पत्ति सिद्धांत क्यों, या उत्क्रांति सिद्धांत ही क्यों, या समन्वय सिद्धांत ही क्यों। इस सवालों के प्रश्न हमें भाषा उत्पत्ति संबंधी जो विवाद है उसमें दिखाई देंगे। भाषा का विकास, अर्जन और उसका प्रयोग समाज में ही होता है। इसलिए भाषा एक सामाजिक संस्था है। भाषा का प्रयोग, भाषा का विकास जो है वह समाज से ही होता है। इसी कारण क्या है, भाषा एक सामाजिक संस्था है। यानी सामाजिक, इसमें अनेक लोग होते हैं, इसी कारण सामाजिक संस्था ऐसा कहा है। पारस्परिक सहयोग, संपर्क और विचार विनिमय से किया जाता है। भाषा व्यक्ति और समाज को जोड़ने वाली सबसे बड़ी सशक्त कड़ी है। भाषा जो है व्यक्ति और समाज को जोड़ने की एक सशक्त कड़ी मानी जाती है, एक सशक्त माध्यम माना जाता है, क्योंकि भाषा से ही समाज तैयार होता है। तो ऐसा यह समाज जो है, समाज यानी अनेक व्यक्तियों का होता है और उसमें भाषा जो है निर्माण होती है और विकसित भी होती है। सामाजिक भाषा की मूल प्रकृति है, समाज में नए शब्द, वाक्यांश या वाक्य उत्पन्न होते हैं और वही भाषा में समा जाते हैं। यानी भाषा का विकास होता है। भाषा से कई शब्द लुप्त होते हैं, कई शब्द नए आ जाते हैं। तो यानी यह क्या है, यानी जैसे हम कहते हैं ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी 7 दिन में हमें नाखून काटने पड़ते हैं। यानी आज यानी जैसे हम इतवार को यानी नाखून काट लेते हैं, अगले इतवार को देखते हैं, 3-4 दिन के बाद देखते हैं तो फिर आ जाते हैं। यानी जैसे जिसका उपयोग नहीं है उसे काटना ही पड़ते हैं। तो उसी तरह भाषा में भी कई शब्द ऐसे होते हैं तो उसका प्रयोग करने के बाद यानी वो इतना पिट जाता है, पतला बन जाता है, वो समाप्त हो जाता है, उसकी जगह दूसरा शब्द आकर बैठ जाता है। जैसे हम देखते हैं आज के भूमंडलीकरण की दुनिया में भाषा में बहुत सारे कई शब्द दूसरी भाषाओं से आकर बैठ गए हैं। तो ऐसे बैठ गए हैं कि यानी उसे निकाल देते हैं तो कठिन हो जाता है कि उसके लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा हम इस्तेमाल करें। तो यह ऐसी समस्या होती है। तो पुराने कई शब्द निकल जाते हैं, नए वाक्यांश उसमें आकर मिल जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि यानी आग काड़ी जैसे हम बोलते हैं, तो जैसे कोई उसे काड़ी पेटी कहेगा, कोई उसे माचिस कहेगा। माचिस अंग्रेजी है, आगकाड़ी एक मराठी शब्द है। इसे संस्कृत में भी आगकाड़ी कहा जाता है। यानी उससे यानी हम आग लगाते हैं या जैसे हम अग्नि को प्रज्वलित कर देते हैं। तो ऐसे यानी कोई माचिस कहेगा तो उसे निकाल कर काड़ी पेटी आ गया, यानी जैसे आग पेटी की जगह काड़ी पेटी आ गया। तो ऐसे ये शब्द भाषा में प्रयुक्त होते हैं और पहले शब्द जो है निकल जाते हैं, लेकिन इतना भी परिवर्तन नहीं होता
कि यानी 3 पीढ़ियों के ने पहली पीढ़ी, दूसरी, तीसरी पीढ़ी वाला उसके अर्थ भी समझ नहीं सकता, इतना भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा इतना परिवर्तन हो जाता है तो यानी काफी अर्थ समझने में काफी दिक्कत निर्माण हो जाती है। अर्थ और ध्वनि परिवर्तन हो जाते हैं। इन सब का मूल कारण जो है समाज है। भाषा रहित समाज या समाज रहित भाषा की कल्पना ही नहीं हो सकती। भाषा के बिना समाज मुख और पशु बनता है। यानी जैसे हम देखते हैं भाषा रहित समाज और समाज रहित भाषा की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। भाषा के बिना समाज मुख और पशु बनता है। यानी जिस समाज की अपनी कोई भाषा नहीं वो समाज कह नहीं सकते हैं हम। इसी कारण अगर जिस समाज को अपनी भाषा नहीं वो पशु की भांति, यानी पशु यानी क्या होता है वो बोल नहीं सकता है। इसी कारण जो कहते हैं यानी इसका मूल कारण जो है समाज रहित यानी भाषा रहित समाज या समाज रहित भाषा नहीं हो सकती है और भाषा के बिना यानी समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो ऐसे जो है और भाषा के बिना समाज यानी मुख और पशु की भांति माना जाता है। तो ऐसे जो है यानी भाषा सामाजिक वस्तु है, समाज में रहने वाली, समाज में स्थापित होने वाली है। इसी कारण भाषा को सामाजिक वस्तु कहा जाता है। भाषा सदैव सामाजिक विकास के साथ अपने को रखती है। भाषा समाज के लिए समाज द्वारा निर्मित होती है। सच पूछिए भाषा की तो उत्पत्ति समाज से ही हुई है। यानी जैसे भाषा सदैव सामाजिक विकास के साथ रहती है, भाषा समाज की और समाज भाषा के लिए ऐसा माना जाता है और समाज द्वारा ही भाषा की निर्मिति हो गई है। इसी कारण वे कहते हैं यानी भाषा को समाज ने ही निर्मित कर दिया है। जो अपनी जो कामनाएं, अपनी जो इच्छा है उसी को व्यक्त करने के लिए समाज ने भाषा की निर्मिति की है। अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा की निर्मिति कर दी है। तो ऐसे जो है यानी भाषा सामाजिक वस्तु है। तो यहाँ यानी उसका विश्लेषण हम देखते हैं तो बहुत सारा विश्लेषण उसमें हमें दिखाई देता है। तो आज यही हम ठहर लेंगे। अगले लेक्चर में हम अगली जो विशेषता है